हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए। हमने साइकोलॉजी स्टार्ट किया था, यानी हमने मनोविज्ञान का जो नया टॉपिक है उसके बारे में चर्चा स्टार्ट की थी। हमने जो मनोविज्ञान के बारे में इसका इतिहास से लेकर 20वीं शताब्दी में इसे क्या कहा जाता है तक वर्णन का चर्चा की थी। और इसकी शाखाएं थी, सामान्य, असामान्य, तुलनात्मक है, प्रयोगात्मक है, बाल है, किशोर है, प्रौढ़ है, सामाजिक है, औद्योगिक है। और इसके अलावा हमने निदानात्मक है, उपचारात्मक है, परा है, पशु है, ये इसकी शाखाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। और कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा इसका जनक है वो कहा जाता है। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान की अगर बात करते हैं, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोल्टर के द्वारा किया गया था। और अगर हम बात करते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है विलियम वुंट है, इन्हीं आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो थोर्नडाइक के द्वारा शिक्षा में सक्रिय योगदान दिया था, इसलिए थोर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अरस्तु है, यानी मनोविज्ञान के जनक की अगर वो बात पूछता है तो कौन सा अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बारे में हम चर्चा की थी। एक आता है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है जीन प्याजे के द्वारा विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया था, इसलिए जीन प्याजे को विकासात्मक सिद्धांत का जनक कहा जाता है, यानी विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। इसके बाद हमने व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की थी। ओलपोर्ट है व्यक्तित्व के जनक की अगर बात करते हैं, ओलपोर्ट है। और अगर हम बात करते हैं व्यक्ति में 16 पीएफ गुण होते हैं, मैकडूगल के द्वारा कह दिए गए थे, यानी मूल प्रवृत्तियां कितनी होती है, मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवृत्तियां बताई गई थी। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो इतिहास देखा था, ये देखा था। अब इसके बाद में क्या है, मनोविज्ञान की अगर बात करते हैं, इसमें मुख्यतः मनोविज्ञान को 5 टॉपिक में बांटा गया है, 5 अध्यायों में इसको क्या है वर्गीकृत किया गया है। इसकी अलग अलग जो यूनिट है वो बनाई गई है। तो प्रथम अगर यूनिट की अगर बात करते हैं, इसमें कौन सा था, बाल मनोविज्ञान है, यानी छोटे बच्चों को लेकर उसके बारे में चर्चा है। उनको किस प्रकार उसको परिवेश में रखा जाएगा, उनके बारे में कौन कौन सी मुख्य जो सिद्धांत है, कौन कौन सी बातें हैं, उसमें प्रथम यूनिट में चर्चा की गई है। तो प्रथम यूनिट कौन सी आती है, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहलाता है। दूसरी हम बात करते हैं व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति के बारे में क्या है, उसके बारे में बाह्य रूपरेखा के आधार पर और आंतरिक रूपरेखा के आधार पर वर्णन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व है। तीसरी क्या है, अधिगम है, यानी हम जन्म से लेकर मृत्यु तक किस प्रकार सीखते हैं। अधिगम का निहितार्थ अर्थ ये होता है कि सीखना है, किसी व्यक्ति को देखकर, उसके आचरण को देखकर, किसी टीचर के शिक्षा अनुरूप को देखकर किताबों से क्या है सीखना, ये क्या लगता है, अधिगम का है। अधिगम का अर्थ मुख्यतः क्या होता है, सीखना। इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक होती है बुद्धि है, व्यक्तित्व बुद्धि है, संवेगात्मक बुद्धि है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये मुख्यतः क्या है, हमारी यूनिट हो जाएगी सृजनात्मक है। इसमें अलग अलग पार्ट आ जाएंगे, तनाव है, मानसिक द्वंद्वता है, ये क्या है अलग अलग टॉपिक है स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज हम क्या है बेसिक स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का। व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी के बारे में हम क्या बेसिक देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक बार फर्स्ट से रिवाइज कर देते हैं कि शताब्दियों पूर्व जो मनोविज्ञान है, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के एक शाखा के रूप में जाना जाता था। बाद में इसे स्वतंत्र विषय बनाने के लिए धीरे धीरे क्या परिभाषित किया जाने लगा, यानी इसकी परिभाषा दी जाने लगी। साइकोलॉजी शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइक प्लस लॉजिस है। ये लेटिन व यूनानी ग्रीक भाषा, ये मैंने नहीं बताया था पीछे, लेटिन व यूनानी ग्रीक भाषा से लिया गया है। साइक प्लस लॉजिस है, साइक का अर्थ होता है आत्मा का है, और लोगस क्या है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ये हमने चर्चा की थी। इसके बाद की बात करते हैं 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी तक जो है प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो जाती है, अतः आत्मा को हटा दिया गया था। अतः 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी के द्वारा इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। इटली के मनोवैज्ञानिक हुए थे पोम्पोनोजी हैं, इनके द्वारा इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया था, लेकिन यह परिभाषा अमान्य हो जाती है। अतः 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स शेली और वाइल्स के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया था। चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन से थे, ये व्यक्ति थे, लेकिन चेतना की भरसक निंदा की थी। कौन से, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ नंबर 16 पर चेतना शब्द की भरसक निंदा करते हैं। विलियम जो वुंट है, जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर प्रथम प्रयोगात्मक प्रयोगशाला स्थापित की थी, अतः विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। 1879 में की थी। 1879 में ही जो मनोविज्ञान है हमारा, वो दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में क्या सामने आया था। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। ठीक है, 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक जो है इसे व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा है। व्यवहार का मानने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन से थे, वाटसन थे। वाटसन के उदाहरण क्या है, सर्वप्रथम क्या है, जिस प्रकार व्यवहार होता है उसी के आधार पर मनोविज्ञान की परिभाषा दी जाती है। यानी 20वीं शताब्दी से आज तक मनोविज्ञान को क्या माना गया है, व्यवहार का विज्ञान माना जाता है।
इसके अलावा थॉर्नडाइक है, मैकडूगल है, स्किनर है, इनके द्वारा भी क्या इसे व्यवहार का विज्ञान माना गया था। लेकिन सर्वप्रथम मानने वाले अपने वाटसन थे। वाटसन की एक सुप्रसिद्ध परिभाषा है जिसमें वाटसन ने कहा था कि आप मुझे कैसा भी बालक दे दो, तुम मुझे कैसा भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं उसे क्या बनाना चाहता हूं, यानी जिस स्तर पर मैं उसे ले जाना चाहता हूं मैं उसे ले जाऊंगा। जो वाटसन थे वो क्या व्यवहारवाद में विश्वास करते थे, यानी वो वंशानुक्रम में विश्वास नहीं करते थे। ये जो मनोवैज्ञानिक है वो आगे चर्चा करेंगे कौन से व्यवहारवादी थे, कौन से वंशानुक्रमवादी थे, ठीक है, यानी वंशानुक्रम में विश्वास रखते थे, कौन सामाजिक में रखते थे, कौन वातावरण में रखते थे। तो अगर हम बात करते हैं वाटसन व्यवहारवादी थे। इनके केवल और केवल क्या व्यवहार के बारे में देख करके है इनके जो चर्चाएं हैं की जाती थी, यानी व्यक्ति जिस परिवेश जिस वातावरण में रहता है वो उसी के अनुरूप सीखता है, उसी के अनुरूप ढलता है और आगे बढ़ता है। जबकि वंशानुक्रम यह कहता है कि जैसे माता पिता होंगे संतान उन्हीं के अनुरूप चलेगी, उसी तरह जिस प्रकार माता पिता स्रोत शिखर पर पहुंचे हैं उनकी संतानें भी उन्हीं स्रोत शिखर पर जाएगी। लेकिन वाटसन इसके बारे में विरोध करते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसा बाप हो वैसा ही बेटा हो, अनुरूप नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ जेनेटिक जो फैक्टर होते हैं जीन के अनुरूप कुछ सीमित स्तर पर एक लेवल तक क्या समान हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 100 में से क्या 5 7 10 देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सारे ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा अगर हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के द्वारा परिभाषा दी गई थी कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन और मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है, यानी 20वीं शताब्दी में क्या है ये अपने को है स्वीकार करता है। इसके बाद शाखाएं पढ़ी थी और इसके जनक है उनके बारे में चर्चा की थी। अब हम चर्चा करते हैं पर्सनैलिटी है, यानी व्यक्तित्व है, यहां से हमारी क्या यूनिट है वो स्टार्ट होती है। वैसे तो इससे पहले बाल विकास आएगा, बाल मनोविज्ञान का बाल विकास टॉपिक है, यानी छोटे बच्चों के बारे में अध्ययन किया जाता है, शिशुअवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, उनके बारे में चर्चा की, लेकिन वो टॉपिक है हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या व्यक्तित्व है ये इजी पड़ता है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो व्यक्तित्व की अगर बात करते हैं पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व की अगर हम चर्चा करते हैं तो यह इसका इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश शब्द ये पर्सनैलिटी से लिया गया है। व्यक्तित्व की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यतः जो शब्द है वो कौन सा आता है, पर्सनैलिटी है, ठीक है। पर्सनैलिटी जो है लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है। व्यक्तित्व है, हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं देख इसकी पर्सनैलिटी क्या है, इसका स्वरूप किस प्रकार का है, देखते बोलते हैं इसकी देख क्या पर्सनैलिटी है। पहले तो व्यक्तित्व कहा जाता था, लेकिन अभी इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया है, सारे इंग्लिश मीडियम के हैं तो सारे क्या है इंग्लिश में करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी देख क्या व्यक्ति की क्या है पर्सनैलिटी है, बंदा क्या है हु पर्सनैलिटी वाला है। तो व्यक्तित्व का अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी रूपांतरण पर्सनैलिटी से लिया गया है। पर्सनैलिटी जो शब्द होता है उसकी अगर बात करते हैं तो ये लैटिन एक भाषा है। सारी जो मुख्यतः अगर साइकोलॉजी शब्द की अगर बात करते हैं लैटिन या यूनानी, लैटिन को यूनानी भी कहा जाता है, वहां से लिया गया है। पर्सनैलिटी शब्द है हमारा, पर्सनैलिटी शब्द की अगर बात करते हैं पर्सोना से लिएगा, PERSONA नहीं पर्सोना है। पर्सोना का अर्थ क्या होता है मुखौटा या नकली चेहरा है, यानी पर्सनैलिटी जो कहां से लिया गया है, पर्सनैलिटी हमारे एक लैटिन शब्द है जिसका नाम क्या पर्सोना है। पर्सोना को लैटिन भाषा का यह शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है मुखौटा या नकली चेहरा होता है। कई बार देखते हैं रामलीला या किसी प्रकार का जो करते हैं उसके ऊपर नकली चेहरा, वास्तविक चेहरा अलग होता है लेकिन ऊपर क्या है अलग पहनते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है मुखौटा है, और उसी के आधार पर पर्सनैलिटी को बताया गया है। प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं, प्राचीन समय में जो जब ये मनोविज्ञान नहीं थे, मनोविज्ञान के ज्यादा सिद्धांत नहीं आए थे, ज्यादा इनके बारे में पता नहीं था, तो उस समय क्या है अगर बात करते हैं तो पर्सनैलिटी की उस समय केवल व्यक्ति की बाह्य रूपरेखा के आधार पर व्यक्ति को केवल बाहर से देखते थे, इसी बाह्य रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। जिसे देख लिया व्यक्ति का क्या शेड्यूल देख लिया, किस प्रकार का है रहन सहन है, उसी के आधार पर व्यक्तित्व को निर्धारण कर दिया जाता था, व्यक्तित्व के बारे में बता दिया जाता था। यानी प्राचीन समय में क्या इसकी परिभाषा दी जाती थी, प्राचीन समय में इसमें कहा जाता था कि केवल व्यक्तित्व के बाह्य पक्ष को सुव्यवस्थित तरीके से व्यक्तित्व के बाह्य पक्ष को देखकर ही बता दिया जाता था ये इस प्रकार का व्यक्तित्व है। लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में बाह्य व आंतरिक गुण है, यानी केवल और केवल क्या है व्यक्ति को बाहर से देखकर हम निरीक्षण नहीं कर सकते हैं कि इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, उसके अंदर झांकना पड़ेगा। कई व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी होते हैं, लेकिन बाहर से तो ऐसे क्या है घुसेल चढ़ेल वाले दिखते हैं, लेकिन अंदर उसके झांकते तो पता चलता है कि इस व्यक्तित्व का व्यक्तित्व भी कुछ न कुछ है। तो केवल बाह्य रूपरेखा के आधार पर प्राचीन समय में व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था, देखा जाता था, उसकी पर्सनैलिटी बताई जाती थी। लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। 20वीं 21वीं शताब्दी की बात करते हैं, आज बाह्य व आंतरिक गुणों है, यानी बाहरी और आंतरिक गुणों दोनों के समावेश को क्या कहा जाता है व्यक्तित्व कहा जाता है, यानी दोनों के अनुरूप देखेंगे और उसका व्यक्तित्व का क्या है निर्धारण करेंगे। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की जो कई मनोवैज्ञानिक हुए हैं,
उनके द्वारा क्या परिभाषाएं दी गई थी, कोई भी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा क्या परिभाषाएं दी गई थी। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान के जनक कौन से कहलाते हैं, ओलपोर्ट है। तो उनकी जो परिभाषा है सर्वमान्य सबसे ऊपर की जाती है। तो ओलपोर्ट के अनुसार, ओलपोर्ट ने परिभाषा दी थी कि व्यक्तित्व कहा किसे जाता है। ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व उन मनोवैज्ञानिक यानी व्यक्ति जो मनोवैज्ञानिक है उसके शरीर है, व्यक्तित्व उन मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति वातावरण के साथ क्या समायोजन स्थापित करता है। तो ओलपोर्ट के अनुसार क्या है, व्यक्तित्व उन मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ क्या अपूर्व या पूर्ण रूप से क्या समायोजन स्थापित करता है। यानी ओलपोर्ट क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक यानी व्यक्ति जो कार्य करता है मनोदैहिक है, उसकी जो देही है, उसकी जो संरचना है, उसका शरीर है, उसके साथ जो गत्यात्मक कार्य करता है उसका एक समायोजन तरीके से कोई व्यक्ति है अपने शरीर से किसी भी प्रकार की क्रिया प्रणाली करता है, उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है। तो ओलपोर्ट की परिभाषा कौन सी है, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सकता है। इस अगर हम बात करते हैं, पूछा जाता है मनोवैज्ञानिक का अर्थ बताइए। प्राचीन समय में कहे केवल अभी 2021 में क्वेश्चन आया था कि मनोवैज्ञानिक का अर्थ बताइए, मनोवैज्ञानिक का होता क्या है, क्या इसमें आंतरिक स्वरूप के बारे में चर्चा की जाती है या इसका व्यक्ति का संपूर्ण स्वरूप देखा जाता है। तो अगर इसकी अगर हम बात करते हैं, मनोदैहिक में आंतरिक व बाहरी दोनों का समावेश होता है। आंतरिक व बाह्य जो स्वरूप है वो दोनों का समावेश देखने को मिलता है। ठीक है, गत्यात्मक की अगर हम बात करते हैं तो गत्यात्मक का अर्थ होता है परिवर्तनशील है, यानी व्यक्ति आंतरिक और बाह्य रूप से किस प्रकार अपने कार्य प्रणाली के उपयोग परिवर्तनशील होता है उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है। तो व्यक्तित्व क्या है, पर्सनैलिटी का इंग्लिश इसका ट्रांसलेट कर बात करते हैं, पर्सनैलिटी है जिसका लैटिन भाषा पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या मुखौटा या नकली चेहरा होता है। प्राचीन समय में केवल बाह्य रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था, लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। वर्तमान समय में बाह्य व आंतरिक गुणों दोनों के समावेश को क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है। और व्यक्तित्व के जनक की अगर हम बात करते हैं वो हमारे ओलपोर्ट थे, तो ओलपोर्ट की परिभाषा सर्वमान्य सबसे ऊपर रखेंगे। ओलपोर्ट का कथन था कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ क्या समायोजन स्थापित करते हैं। इसके बाद अपने आए थे वेलेंटाइन है। ठीक है, कौन से आते हैं, वेलेंटाइन है। वेलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व क्या है, जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का क्या है, योग है। यानी वेलेंटाइन ने कहा था व्यक्ति जो जन्म से सीखता है, जन्म से उसके साथ में जो आता है और जो वो अर्जित करता है, उन दोनों के समावेश को क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है। वेलेंटाइन क्या कहते हैं कि व्यक्ति जन्म के साथ जो गुण लेकर आता है और जो इस संसार में आकर वो अर्जित करता है, उन दोनों के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है। यह भी परिभाषा कई बार पूछी गई है। अब व्यक्तित्व है उसके ऊपर क्या एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्या व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं व्यक्ति हूं, क्या मेरे वंश से मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्या मैं जिस परिवेश या जिस वातावरण में रहता हूं तो उसका मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हाँ बिल्कुल पड़ता है। जिस परिवेश और जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है उसका उस व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। वंश से जो मैंने माता पिता से अर्जित किए हैं वो तो मेरे अंदर है ही है। जो जिस परिवेश में, अगर मैं पढ़ाई के क्षेत्र में रहता हूं तो मेरी क्या है, आईक्यू लेवल है ज्यादा पढ़ाई के क्षेत्र में जाएगा। अगर मैं काम धंधे वाले क्षेत्र में रहता हूं तो मेरा आईक्यू उसी स्तर पर हो जाएगा और मैं क्या है, एक मेरा लेवल निर्धारित हो जाएगा। तो क्या है, अगर बात करते हैं व्यक्तित्व पर क्या वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दोनों का क्या है, प्रभाव पड़ता है। तो वेलेंटाइन ने परिभाषा दी थी, ओलपोर्ट ने परिभाषा दी। इसके बाद आते हैं वुडवर्थ है। वुडवर्थ की अगर हम बात करते हैं तो वुडवर्थ ने जो व्यक्तित्व है उसके बारे में कहा था कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता ही क्या कहलाती है, व्यक्तित्व है। यानी व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता ही क्या कहलाती है, व्यक्तित्व है। यानी व्यक्ति के अंदर जो संपूर्ण गुण है उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, इन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा क्या है, मनोविज्ञान की जो व्यक्तित्व की परिभाषा है वो अलग अलग दी गई थी। तो इन्होंने क्या कहा था कि व्यक्ति की संपूर्ण जो गुणात्मकता है उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व की संपूर्ण गुणात्मकता क्या कहलाती है, व्यक्तित्व कहलाती है। अब व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फिर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, अलग अलग विद्वान थे, इनके द्वारा क्या है व्यक्तित्व का अलग अलग रूप से क्या वर्गीकरण किया गया था, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं व्यक्तित्व पर प्रभाव, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है। यानी मेरा व्यक्तित्व है,
किस प्रकार प्रभावित होता है, इसके कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्टेड करते हैं, मेरे पर्सनैलिटी को इफेक्टेड करने वाले कौन कौन से कारक हैं, आपके पर्सनैलिटी को इफेक्टेड करने वाले कौन कौन से कारक है। इनमें से कोई भी कारक एक हो सकता है जो आपके व्यक्तित्व को क्या है प्रभावित करता है। तो पहले अगर बात करते हैं वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम है यानी हम जिस वंश से हैं, हमारी वृद्धि जिस वंश में हो रही है, जिस माता पिता के जेनेटिक कोड हैं जिससे हम उत्पन्न हुए हैं, उनके आधार पर यानी वंशानुक्रम के आधार पर क्या हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, और पड़ता है तो कौन कौन सी संरचना है, कौन कौन से जो फैक्टर है उनके आधार पर हम प्रभावित होते हैं। तो नंबर एक बात करते हैं, पहले अगर हम बात करते हैं शारीरिक रचना है। शारीरिक क्या है? रचना है। हमारी शरीर की जो रचना है, हमारे शरीर की जो रचना है वो प्रभावित होती है किससे? व्यक्तित्व से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शारीरिक संरचना है, व्यक्ति की शारीरिक संरचना है, उसकी सुंदरता है, आकर्षण है और स्वास्थ्य है, वो क्या है? प्रभावित होता है। तो कौन सी आती है? प्रथम बात करते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कार्य में कौन सी आती है? शारीरिक संरचना है। संरचना अगर हम बात करते हैं वंशानुक्रम के आधार पर संरचना की बात करते हैं तो हमारा रूप है, रंग है, आकार है, स्वास्थ्य है, बनावट है। छोटे व्यक्ति होते हैं, बड़े होते हैं, मीडियम व्यक्ति होते हैं, लंबाकार होते हैं, आयताकार होते हैं, अंडाकार होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, उभयमुखी होते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति है अलग अलग संरचना के होते हैं, उनका जेनेटिक है यानी वंशानुक्रम की अगर बात करते हैं उसके आधार पर होता है। एक दूसरा आता है स्नायु मंडल होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र और क्या है? नर्वस सिस्टम कहा जाता है या इसे वायु स्नायु मंडल कहा जाता है। यानी हमारी तंत्रिका तंत्र है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां, साइंस में ये टॉपिक है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, और हमारे विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, अफेक्टेड ऑफ कोशिकाएं डीएनए आरएनए है, माता पिता से जो लिए जाते हैं वो भी क्या है? इससे प्रभावित होते हैं। तो वंशानुक्रम की बात करते हैं, जिस प्रकार अपने स्नायु मंडल है, तंत्रिका तंत्र जितना ज्यादा विकसित होता है उसी के आधार पर हम ज्यादा विकसित होते हैं। तो नंबर एक तो कौन सा आता है? शारीरिक संरचना, बनावट, सुंदरता, हाव भाव का भी क्या वंशानुक्रम पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा स्नायु मंडल है यानी तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसके ऊपर भी क्या हमारा यह प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और तीसरी अगर हम बात करते हैं बुद्धि है, IQ है। बुद्धि की अगर बात करते हैं एक स्तर पर तो हम बुद्धि को सर्जन कर सकते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, वो कहा गया है कि हम लगातार प्रयास करेंगे तो हमारा IQ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमारा IQ जन्मजात कम है, जन्मजात हमारा IQ बिल्कुल भी नहीं है, बुद्धि नहीं है, माता पिता की अगर बात करते हैं तो उनमें 0 लेवल की बुद्धि है, तो बच्चे में क्या है? उससे थोड़ी सी ज्यादा बुद्धि आती है, लेकिन उसको हम अभ्यास के माध्यम से थोड़ा सर्जन कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है पूरी तरह। एक तो क्या मैथमेटिक्स में 99% ला रहा है, और एक जिसका IQ लेवल यानी बुद्धि माता पिता के बिल्कुल है, उसी के अनुरूप बच्चे में आ गई है, तो वो उसके 99% का क्या कंपैरिजन करेगा अभ्यास के माध्यम से। इतना नहीं होता है। साइकोलॉजी है कहता है अभ्यास के माध्यम से एक स्तर पर आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वंशानुक्रम के आधार पर अपने माता पिता से अपने को बुद्धि कम है, थोड़ी मिली है, तो उसको क्या एक स्तर पर ऊपर ले जाया जा सकता है। लेकिन उस 99% वाले बच्चे के क्या हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। वो साइन थीटा कोस थीटा है, ठीक है, त्रिकोणमिति जो है, ठीक है, और इसकी बात करते हैं ग्रुप थ्योरी है और डायनामिक्स है, ये बुकें जो मैथ की चलती है उनको वो इजिली सोल्व कर लेगा। लेकिन अपना दिमाग इतना नहीं है तो हम उतना क्या सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो बुद्धि के ऊपर भी क्या है? वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाली अगर बात करते हैं तो एक तो क्या है? शारीरिक संरचना है, वायु स्नायु मंडल है, बुद्धि है। ठीक है, व्यक्तियों के निर्माण में बुद्धि का जो क्या है अहम रोल होता है, अहम फैक्टर होता है। मेरी बुद्धि किसी प्रकार की, आपकी बुद्धि किसी प्रकार की, तीसरा व्यक्ति है उसकी बुद्धि किसी प्रकार की। कोई व्यक्ति है समाज में ज्यादा जाना पसंद करता है, कोई व्यक्ति है पढ़ना ज्यादा पसंद करता है, कोई व्यक्ति है ज्यादा टहलना पसंद करता है। तो सभी की बुद्धि की अगर हम बात करते हैं अलग अलग होती है। कोई स्किनर का जीएस फैक्टर है, जनरल और स्किनियन फैक्टर है, जिस क्षेत्र में वो रहेगा उसी के अनुरूप क्या है उसका वातावरण परिवेश बन जाएगा और उसी के अनुसार क्या है वो चलता है। तो वंशानुक्रम के आधार पर क्या व्यक्तित्व प्रभावित होता है? बिल्कुल, वंशानुक्रम के आधार पर व्यक्तित्व प्रभावित होता है। और प्रभावित किस प्रकार होता है? शारीरिक संरचना है, बनावट है, आकार है, सुंदरता है, और अगर हम बात करते हैं लंबाई है, चौड़ाई, किसी प्रकार का काला गोरा किसी प्रकार का इसमें देख सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं बुद्धि है, IQ लेवल है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस, IB की बात करते हैं इंटेलिजेंस, मानसिक आयु, स्वास्थ्य आयु है, इनमें आधार पर बीच में परिवर्तन होता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं स्नायु मंडल है, तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, तो उसी के आधार पर क्या है इसमें प्रभावित होता है। अगर माता पिता से हमारे सही प्रकार के अंग विकसित हुए हैं शरीर में, अगर जब हमने जन्म लिया है 9 महीने गर्भ में रहे हैं, अगर उस समय हमारी क्या है
पूर्ण रूप से अंग विकसित हो गए हैं तो उनके आगे हमारा स्नायु मंडल तंत्रिका तत्व पूर्ण रूप से ठीक है तो उनके आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की विकृति आ जाती है तो उनका हमारा क्या है व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। कई बार देखते हैं मानसिक रूप से क्या है व्यक्ति अगर बात करते हैं उसका दिमाग काम नहीं करता है, कोई मानसिक रूप से विकृत है, कोई दृष्टिबाधित है, कोई मुखबाधित है, कोई किसी प्रकार का है, किसी को सुनाई नहीं देता है, सर्वदृश्य सामग्री के माध्यम से उनको क्या पढ़ाया जाता है, उनको बताया जाता है तो उनका बिल्कुल वैसे ही कम हो जाता है। तो इस आधार पर अगर हम बात करते हैं तो वंशानुक्रम के आधार पर व्यक्तित्व का प्रभावित होते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले ये कारक होते हैं। दूसरे वातावरण है, दूसरा कौन सा आता है वातावरण है, यानी एनवायरमेंट है, जिस वातावरण में हम रहते हैं उसकी अगर बात करते हैं तो पहला पॉइंट लेते हैं पारिवारिक वातावरण। सर्वप्रथम बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होते ही कहां प्रवेश करता है, परिवार में आता है। परिवार में आने के बाद में क्या है उसको प्रभावित करते हैं परिवार का जो रहन सहन है, तरीका है, बोलचाल है, वहां की संस्कृति है, जिस परिवेश में उसका जन्म हुआ है। कोई परिवार ले लीजिए, कई बार होता है तो उस परिवार में ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने वाले होते हैं, तेज बोलने वाले होते हैं, तो बच्चा क्या उसी के अनुरूप सीखता है, उसी के अनुरूप क्या आगे बढ़ता है। तो पहला अगर हम बात करते हैं पर्यावरण की, अगर बात करते हैं यानी वातावरणीय कारक की अगर बात करते हैं तो पहला कौन सा आता है हमारा पर्यावरण आता है, परिवेश आता है, यानी घर का जो वातावरण होता है, घर में बच्चा परिवार में जिस प्रकार रहता है उसी प्रकार का क्या है माहौल में उसका व्यक्तित्व निर्धारित होता है, यानी पारिवारिक वातावरण है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि एक बच्चा है उसका जन्म क्या है कलेक्टर के घर हुआ है, आईएएस के घर हुआ है, आईपीएस के घर हुआ है, और एक बच्चा है सामान्य किसान के परिवार में उसका जन्म हुआ है। तो आईपीएस आईएएस उनका शेड्यूल उसी प्रकार चलता है। वो बच्चा है 5-6 साल का होने के बाद में क्या उसी शेड्यूल उसी परिवेश के आधार पर वो क्या है उसका आईक्यू लेवल ऊपर बढ़ता जाता है और उसी में उसी प्रकार की सभ्यता और संस्कृति देखने को मिलती है। जैसे जमींदार हम किसान, जैसे किसान के हैं तो किसान के बच्चे हैं, तो किसान के जो बच्चे होते हैं वो किसान परिवेश में रहते हैं, उनको तो क्या खेती और उनके आसपास का वातावरण जिस प्रकार का है वो उसी अनुरूप के आगे बढ़ते हैं। तो क्या है नंबर 1 पॉइंट कर बात करते हैं जो परिवेश होता है, यानी पर्यावरणीय जो घर का जो वातावरण होता है उसके ऊपर क्या है व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा आईएएस है, आईपीएस है, आरएएस है, आरपीएस है, कोई भी है, सर्वोच्च जो है आईएएस सर्विस होती है, आईएएस की अगर बात करते हैं उनके अधिकारी और उनके बच्चे और उनका परिवार देखिए, एक सामान्य परिवार अपने प्रकार परिवार देखिए तो दोनों में क्या दिन रात का अंतर होता है, व्यक्तित्व दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग अलग होती है। तो इसका क्या है जीता जागता उदाहरण क्या है कि व्यक्तित्व की अगर बात करते हैं यानी पर्सनैलिटी पर जो पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। दूसरा उदाहरण अगर लेते हैं कि एक परिवार में क्या है कोई शराब पीने वाला व्यक्ति होता है और दूसरे में क्या सर्वगुण संपन्न होते हैं, तो सर्वगुण संपन्न वाला ऊपर उठेगा, शराब पीने वाला है तो उनके शाम को झगड़े होते हैं, लड़ाई होते हैं, तो वो बच्चा क्या उसी प्रकार मानसिक वृत्ति में आ जाएगा और उसका क्या परिवेश वैसे हो जाएगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, धीरे धीरे वह पिछड़ने लगता है। तो पारिवारिक वातावरण का बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। ये हमारा कौन सा था व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो पर्यावरणीय कारक है यानी वातावरणीय जो कारक है उनका पहला फैक्टर था यानी पारिवारिक वातावरण है। दूसरा अगर हम बात करते हैं विद्यालय वातावरण है। सर्वप्रथम जो बच्चा होता है वो कहाँ सीखता है, क्वेश्चन पहले आया था, कई बार आया था कि प्रथम बार जो बच्चा होता है उसका प्रथम जो समझाने वाला उसे बताने वाला प्रथम शिक्षक कौन होता है, परिवार है, विद्यालय है, समाज है या दूसरा औद्योगिक क्षेत्र है। तो सर्वप्रथम बच्चा जो उत्पन्न होता है घर में होता है, परिवेश में होता है। सर्वप्रथम जो माता या पिता, माँ या मम्मी या पापा जो भी शब्द सीखता है वो परिवार से सीखता है। तो बच्चे का अगर हम बात करते हैं प्रथम शिक्षक उसका पारिवारिक वातावरण होता है, उसका परिवार होता है। दूसरा हम बात करते हैं कि प्रभावित करने वाले कारक में कौन सा आता है, विद्यालय वातावरण है, यानी जिस प्रकार के स्कूल में हमारी शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है, उसी स्कूल के अनुरूप जो शिक्षक होते हैं, वहां के बच्चे होते हैं, वहां का जिस प्रकार का वातावरण होता है हम उसी के अनुरूप के आगे बढ़ते हैं और हमारा व्यक्तित्व तो उसी के आधार पर क्या निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए एक तो डीएवी स्कूल है जो दिल्ली के मुख्य स्कूल है डीएवी, और मद्रास यूनिवर्सिटी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, गुरु जम्बेश्वर है, ये जो बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटियां हैं, दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है उनमें पढ़ने वाला बच्चा है और एक सामान्य से स्कूल में और सामान्य से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा है, दोनों में दिन रात का अंतर आएगा, यानी दोनों की पर्सनैलिटी है, दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग होगा। क्योंकि दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जयपुर की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो वहां क्या है चारों तरफ से बच्चे आते हैं। दिल्ली में देखते हैं तो सभी स्टेट के बच्चे आते हैं जो मेरिट के आधार पर क्या निर्धारण किया जाता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो राजस्थान इसमें आता है, अदर स्टेट के भी थोड़े बहुत आ जाते हैं,
तो उनका क्या है व्यक्तित्व एक दूसरे को जैसे कक्षाओं में जाते हैं, जैसे पढ़ते हैं, परिवेश में रहते हैं, शिक्षक भी उनके क्या है हाई कंपैरिजन लेवल के आधार पर क्या अध्ययन करवाते हैं, तो वो क्या है उच्च लेवल स्तर पर क्या है सीखते हैं, उनका व्यक्तित्व उसी प्रकार होता है। जैसे और दूसरी अगर बात करते हैं सामान्य टाउन या सामान्य क्षेत्र के बच्चों की अगर बात करते हैं, उनका विद्यालय तो सामान्य स्तर का होगा, तो उसमें क्या है व्यक्तित्व उसी के आधार पर होता है। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला दूसरा अपना मुख्य पार्ट कौन सा है, विद्यालय वातावरण है। पहला कौन सा था, पारिवारिक वातावरण है। दूसरा अपना आता है कि जिस प्रकार के विद्यालय में बच्चा प्रवेश लेता है उसी के अनुसार उसका व्यक्तित्व जो परिवर्तन होता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं सामाजिक वातावरण, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले अगर हम बात करते हैं, तीसरा फैक्टर है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तीसरा फैक्टर की बात करते हैं सोशलाइजेशन है, यानी सामाजिक परिक्षेत्र है। तीसरे की अगर बात करते हैं जिस प्रकार के समाज में बच्चा रहता है उसी समाज के अनुरूप क्या है उसका व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है और उसी के समाज में क्या है व्यक्ति आगे बढ़ता है। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं कि एक बच्चा है सामान्य से परिवार का है और गांव में रहता है, सामान्य से परिवार का है और गांव में रहता है। स्कूल है, सिंपल से स्कूल होते हैं गांव में, उनका विद्यालय जो वातावरण है वो हाई लेवल के विद्यालयों से बहुत उनका लेवल निम्न होता है। तो अगर बात करते हैं बच्चा है वो स्कूल से आता है और आसपास का समाज इस प्रकार का है, ठीक है, यानी बड़े लोग हैं वहां बैठे रहते हैं, बातें जानते रहते हैं, सारा दिन के है हुक्का पीते हैं, किसी प्रकार का जो है देखते हैं तो उनके आसपास बैठे रहते हैं। तो उसी प्रकार के सामाजिक वातावरण वहां व्यक्ति झूठ बोलते हैं, सारा दिन गप्पे लड़ाते रहते हैं, कईयों को घूमने की आदत होती है। तो उनके बच्चे के उसी के आधार पर सामाजिकता के आधार पर क्या उसी लेवल पर क्या उनका व्यक्तित्व हो जाता है। ठीक है, यानी अपने पिताजी ऐसे करें तो अपने ऐसे करेंगे और इसी में क्या उनको इंजॉय आता है। जैसे माता पिता है वैसे संतान में थोड़े गुण आते हैं। गांव के सामान्य सी बात है कि देहात की अगर देखते हैं तो कोई सा बच्चा है IQ जिसका बढ़िया है और जिसको क्या पढ़ाई में इंटरेस्ट है वो स्कूल से आने के बाद पढ़ता है, लेकिन कई बच्चे होते हैं आने के बाद में क्या इधर उधर घूमेंगे, बाइक चलाएंगे और जो उनके माता पिता कार्य करें वो बच्चे करते रहते हैं। तो इसका ये उदाहरण है कि व्यक्तित्व पर क्या समाज का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, जिस सामाजिक परिवेश में जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। यानी समाज के जो घुलमिल जो मंडली है, यानी गप्पे मारने वाले हैं, ताश खेलने वाले हैं, किसी प्रकार का है, बच्चा धीरे धीरे उनसे बातें करने जाता है, सीखता है, धीरे धीरे क्या है वो उसी लेवल का हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है सामाजिक जो वातावरण है यह भी हमारी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को क्या है प्रभावित करता है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था कि सर्वप्रथम बच्चा परिवार में जन्म होता है तो पारिवारिक वातावरण है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, विद्यालय वातावरण है। और तीसरा हमने क्या है, बच्चा विद्यालय के बाद कहाँ आता है, समाज में आता है, तो सामाजिक वातावरण है। कौन सा आता है, सामाजिक वातावरण है। तीसरा अगर बात करते हैं सांस्कृतिक वातावरण, और चौथा की बात करते हैं, चौथा कौन सा है, पहले तीन हो गए, चौथे की बात करते हैं कौन सा, सांस्कृतिक वातावरण, कल्चर की अगर बात करते हैं तो हमने देखा होगा प्राचीन समय की अगर बात है, अभी तो क्या ज्यादा मॉडरेट हो गए हैं, 21वीं शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी के 75 वर्ष स्वर्णिम वर्ष के रूप में मनाए जा रहे हैं। तो अगर 21वीं शताब्दी की बात करते हैं आज हम मॉडरेट हो गए, लेकिन प्राचीन समय के थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हमारी संस्कृति थी, यानी सांस्कृतिक वातावरण है। व्यक्ति जिस संस्कृति में रहता है, जिस वातावरण परिवेश में रहता है उसी का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। यानी हम देख लेते हैं कि हमारे गांव में है, ठीक है, हमारे गांव के जो परिवार है, सामान्यतः परिवार है, वो आज भी क्या है अपने घूंघट निकालते, अपने सामान्य से संस्कृति को बनाए हुए हैं, आज भी है, उनको लहजा है, उनको शर्म है, अच्छा भी लगता है। ठीक है, लेकिन मॉडरेट हो गए, बाजारों वाले पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने क्या ओला और ये सारा क्या घूंघट सब कुछ छोड़ दिया है, माता पिता की कदर छोड़ दी है, दादी अम्मा कुछ भी कहे उनका नहीं मानते हैं। तो ये क्या सांस्कृतिक परिवेश का एक जो क्या है वातावरण जो प्रभावित करता है वो किस प्रकार करता है। एक तो सामान्य सा परिवार है, अच्छी संस्कृति है, उसका अच्छा है, ठीक है, सभी अच्छे से बोलते हैं, चालते हैं, माता पिता से बात करते हैं, माता पिता कहते हैं उनकी संतान वैसे ही मानती है, छोटे छोटे हैं धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और उनको क्या कहते हैं कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ रहना है, इस प्रकार के कपड़े पहने। संस्कृति की बात करते हैं तो हिस्ट्रिकल अगर बात करते हैं, हिस्ट्रिकल प्रोसेस के आधार पर देखते हैं तो संस्कृति जो है हमारे पहनावे और उनको लेकर है। ठीक है, तो पहनावा किस प्रकार का, प्राचीन समय की बात बहुत अच्छा पहनावा हुआ करता था, महिलाएं पहनती थी, घूंघट निकाल गाँव में जाती थी, बातें करती थी, अच्छी रहती थी। कोई किसी को कहता तो सामने से पलट कर नहीं, आजकल कहे तो सामने वाला कह देता है तेरे को क्या मतलब, तेरे को क्या लेना देना, मैं किसी प्रकार से हूँ। तो सांस्कृतिक परिवेश का भी क्या है व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजों के देखते हैं, पहले अंग्रेज तो थे जींस और ये टॉप वहां पर आए थे, इंग्लिश जो कल्चर था वहां पर चला था, यानी अंग्रेज जो पश्चिमी कंट्री है, पश्चिमी जो देश है वहां पर क्या सर्वप्रथम ये आई थी जींस पैंट पहनना भी इस प्रकार की है। ठीक है, वहां से लेकर के इंडिया में आ गई अपने, अब उन्होंने तो बंद कर दिया, वो तो क्या साड़ी और ये अपने उनको अच्छी लगती है, लेकिन अपने वाले क्या उसके पीछे चल गए हैं। ठीक है, ये पहनेंगे। तो संस्कृति का भी क्या व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अच्छे कपड़े, अच्छा अगर डिजाइन के अच्छे सुंदरता के आधार पर जिस प्रकार की संस्कृति है, हम
राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान के मेड़ता प्रदेश में रहते हैं, नागौर में रहते हैं या अजमेर में रहते हैं, तो वहाँ की अलग अलग संस्कृति होती है। प्रति 20 किलोमीटर के बाद संस्कृति परिवर्तन होती है। वहाँ का जिस प्रकार जो संस्कृति है उसी के अनुरूप व्यक्ति क्या है अपने परिवेश में रहता है और कपड़े पहनता है और उनकी जो भाषाएं हैं, लैंग्वेज है, उसका अनुरूप करता है। तो ऐसा करेंगे तो हमें अच्छे लगेंगे। तो संस्कृति का भी व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कई बार देखा होगा कि व्यक्ति को देखकर पहचान जाते हैं ये कहाँ पंजाब का है, ये कहाँ का है राजस्थान का है, ये कहाँ का एमपी का, क्योंकि उसका पहनावा संस्कृति बता देती है कि ये कहाँ से आया, कौन से प्रदेश से आया है। तो संस्कृति का भी व्यक्तित्व पर क्या है प्रभाव पड़ता है। ये हमारा कौन सा था, चौथा फैक्टर अफेक्टिंग पॉइंट था। पांचवा की अगर बात करते हैं भौगोलिक वातावरण, जियोग्राफिक संरचना है। जियोग्राफिक संरचना है यानी भौगोलिक संरचना है। जिस भौगोलिक संरचना में, यानी हम जैसे बात करते हैं राजस्थान में बरसात कम होती है, अब तो ठीक ठाक होने लगे, लेकिन नहरें नहीं है। चूरू बीकानेर क्षेत्र की अगर बात करते हैं, इस क्षेत्र में नहरें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। तो वहां पर क्या है, वहां की भौगोलिक संरचना अलग है, तो वहां के लोगों का व्यक्तित्व क्या है अलग है। वहां सूखे से इस प्रकार के अलग अलग होते हैं, और जहां पर पानी है वहां उनका व्यक्तित्व क्या अलग अलग होता है। तो व्यक्तित्व पर भौगोलिक संरचना का भी प्रभाव पड़ता है। उष्ण कटिबंध में रहते हैं, उपोष्ण में रहते हैं, शीतोष्ण में रहते हैं, या दोनों के मिश्र भाग में रहते हैं, तो उनके ऊपर भी क्या है प्रभाव पड़ता है। जैसे अजमेर की भौगोलिक संरचना अलग है, दिल्ली की भौगोलिक संरचना अलग है, और अगर हम और किसी की बात करते हैं जयपुर की अलग है, जोधपुर की अलग है। तो इसी भौगोलिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। जोधपुर वाले किसी कल्चर का प्रयोग करते हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, वहां की उन्हें किसी प्रकार की चीज वो अच्छी लगती है, जयपुर वालों को कुछ अलग चीज अच्छी लगती है। तो भौगोलिक संरचना के आधार पर भी व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है, और व्यक्तित्व जो क्या है भौगोलिक संरचना के आधार पर भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये क्या मुख्यतः पॉइंट थे जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। पहले तो वंशानुक्रम है और दूसरे वातावरण है। तो इनके थोड़ी थोड़ी हमने उदाहरण के साथ देखा है कि क्या वंशानुक्रम और वातावरण दोनों व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, जो ये दोनों है वो मेरे के व्यक्तित्व को क्या प्रभावित है वो करते हैं, और इन्हीं के अनुरूप क्या हमारा व्यक्तित्व जो निर्धारित है वो किया जाता है। तो व्यक्तित्व क्या कहलाता है, प्राचीन समय में केवल बाह्य रूपरेखा के आधार पर देखा जाता था, लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। वर्तमान समय में बाह्य व आंतरिक दोनों गुणों के समावेश को क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है। और पर्सनैलिटी शब्द हमारा अंग्रेजी का है, और इसका अगर हम बात करते हैं लेटिन व यूनानी ग्रीक भाषा के शब्द पर्सोना से बना है, जिसका क्या है मुखौटा या नकली चेहरा होता है। इसी के ऊपर क्या है ओलपोर्ट ने परिभाषाएं दी थी, वैलेंटाइन ने दी थी, इनके द्वारा परिभाषाएं दी थी, तो हमने चर्चा की है। तो आज इतना ही, कल इसके बारे में हम देखेंगे कि इसके सिद्धांत बताए थे। ठीक है, कोई व्यक्ति क्या कहता है कि व्यक्तित्व अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, उभयमुखी है, तो इसके बारे में क्या चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही कि व्यक्तित्व कहाँ किससे जाता है, और उस व्यक्तित्व में किस प्रकार की संरचनाएं हैं, किस प्रकार की बनावट है, इस पर किस प्रकार जो वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, और किस प्रकार के वातावरण का जो प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाकी चर्चा कल करें।